मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे एक किताब के अंश पढ़ने जा रहा हूँ। ओशो की मधुशाला में बच्चन। ये स्वामी अगेय भारती जी ने लिखी है। और किताब को शुरुआत करने से पहले उन्होंने कुछ अपनी बात कही है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ और उन्होंने जो कहा है वो आज भी प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि उसी समय प्रासंगिक थी, सदा यही प्रासंगिक रहा है और हमेशा रहेगा, मुझे लगता है। और आप खुद पाएंगे कि यह बात कितनी सच है। उन्होंने किताब के भूमिका में लिखा है, अपनी बात। इस देश का बुद्धिजीवी मुर्दा है, क्योंकि मुर्दे ही तटस्थ होते हैं। जीवित को तटस्थ होने की सुविधा नहीं। और बुद्धिजीवी ऐसे ऐसे जीवन मूल्यों के प्रति भी तटस्थ हैं जिन पर सारी मनुष्यता का भविष्य निर्भर करता है। और यहाँ बुद्धिजीवी सुविधा एवं सुरक्षा में जीने के लिए कदम कदम पर समझौते करता है, जिससे उसकी आत्मा मरती चली जाती है। इस देश का बुद्धिजीवी ओशो तक के प्रति तटस्थ है, जो कि एक असंभव घटना है। इसलिए मैं कहता हूं कि वह मुर्दा है। ओशो का होना इस समय पृथ्वी पर इतनी बड़ी घटना है कि कोई थोड़ा भी जिंदा आदमी कैसे तटस्थ रह सकता है। ओशो से सारे विश्व की चेतना आंदोलित हो रही है। सारा विश्व प्रकाशित होने जा रहा है। ओशो के आगमन के साथ एक युग का समापन हो रहा है और एक सर्वथा नए युग का सूत्रपात हो रहा है। मनुष्य का इतिहास ओशो पूर्व और ओशो पश्चात में विभाजित होने जा रहा है। हम चेतना के तल पर एक महाक्रांति से गुजर रहे हैं और बुद्धिजीवी तटस्थ है। ऐसा नहीं है कि उसे पगध्वनियां न सुनाई पड़ती हों, पर वह तटस्थ है। वह तटस्थ हो या कुछ भी, वह युग तो आएगा, क्योंकि वह समयजन्य अनिवार्यता है। सिर्फ इतना अंतर पड़ सकता है कि बुद्धिजीवी यदि जीवंत हो तो वह अपने अहम को बलिदान होने देगा और नवनिर्माण के इस महायज्ञ में अपना अंशदान करेगा और क्रांति सरलता से आएगी। और अगर वह मुर्दे की भांति तटस्थ रहा तो क्रांति कठिनता से आएगी, पर आएगी तो। जितनी आत्माओं को ओशो ने मुक्त किया है, उतनी आत्माओं को दबाया जाना असंभव है। बुद्धिजीवियों की तटस्थता सामान्य सूलियों से ज्यादा खतरनाक सूली है। जीसस तो बेचारे एक बार चढ़ गए सूली पर, फिर उन्हें कुछ करना न पड़ा। उनकी बात उनके बिना जंगल में आग की तरफ जन जन तक फैल गई, जन जन तक फैल गई। ओशो को अपना संदेश स्वयं पहुंचाना पड़ रहा है, तमाम बाधाओं के बावजूद। मेरे देखे सबसे बड़ी बाधा है बुद्धिजीवियों द्वारा उनकी उपेक्षा, क्योंकि वह मध्य की कड़ी है। समाज के अधिक लोग सोच विचार नहीं करते। वे मान्य प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों का अनुसरण करते हैं और ये बुद्धिजीवी तटस्थ हैं, कुछ बोलते ही नहीं, अच्छा या बुरा। ये मध्य में एक मोटी दीवार का काम कर रहे हैं, क्योंकि अखबार इनके हाथ में है, किताबें ये लिखते हैं, रेडियो ये संचालित करते हैं। तो ओशो का इस दीवार को भेद कर जनमानस तक पहुंचना और उनको प्रचलित जीवन मूल्यों के प्रति विचार हेतु तत्पर करना कितना दुरूह कार्य है। मैं पूछता हूँ, कहाँ गए इस देश के प्रतिष्ठित कवि, लेखक, उपन्यासकार वगैरह वगैरह, जो अपनी रचनाओं में भांति भांति से किसी महासूर्य के उदित होने का आह्वान करते थे और स्वागत की तैयारियां करते थे। यही है स्वागत? लेकिन नहीं, प्रतिष्ठित होते ही शायद अधिकांश लोगों की बुद्धिमत्ता मर जाती। फिर मुर्दों द्वारा तो यही स्वागत संभव है कि अपनी अपनी कब्रों से वे टुकुर टुकुर निहारते रहे, न हिले न डुले, न कुछ कहे न सुने। 5000 वर्ष हुए कृष्ण को गए, अभी उन पर ही काव्य रचे जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं, और इधर कृष्ण चेतना ओशो के रूप में साक्षात है तो झांकते नहीं, क्योंकि कृष्ण के साथ कोई खतरा नहीं, वे अब हैं ही नहीं, खतरा क्या। पर ओशो के साथ खतरा है, अहम विसर्जन करना पड़ेगा। वही तो भय है उन्हें, जिस कारण तटस्थ हैं। अहम छोड़ने से कांपते हैं, अहंकार को ही जीवन जाना है अब तक। निश्चित ही यदि कृष्ण आज जीवित होते तो ये समाज के तथाकथित अग्रणी लोग उनसे भी बचते, क्योंकि नाम रूप का ही भेद है। चैतन्य तो एक है,
चैतन्य का स्वाद एक है, स्वभाव एक है। स्वभावतः कृष्ण के पास भी कैसे जाते। इसलिए बुद्धिजीवी की समझ में तो आती है बात, पर वह बचता है। बचने के लिए कैसे कैसे असंगत एवं व्यर्थ के प्रश्न खड़े करता है कि आश्रम में प्रवेश शुल्क क्यों है, ओशो 90 लाख की कार में क्यों चलते हैं, आश्रम में विदेशी अधिक क्यों हैं, आश्रम का खर्च कितने कैसे चलता है। अब यह ओशो की जीवन दृष्टि पर कोई विचार करना हुआ। मैं पूछता हूँ, अगर ओशो पैदल चलने लगे तो, या प्रवेश निःशुल्क हो जाए तो, विदेशियों को, जो कि वस्तुतः न अब देसी हैं और न विदेशी, नमस्कार करके विदा कर दिया जाए तो, आश्रम के पाई पाई का हिसाब दे दिया जाए तो, क्या तब ये ओशो से नहीं बचेंगे। तब भी ये बचेंगे, क्योंकि बचना चाहते हैं। तब और बहाने खोज लेंगे। पूछेंगे, आपके ओशो ने दाढ़ी क्यों रखी है। ओशो जब विश्वविद्यालय के छात्र थे, तब बुद्धिमत्ता के प्रतिनिधि एक उप कुलपति ने उनसे ठीक यही सवाल किया था, दाढ़ी क्यों बढ़ाई। यह सब बुद्धिमत्ता नहीं, बुद्धि का दिवालियापन है। ओशो जो कहते फिरते हैं, उस पर विचार हो तो कोई बात हुई। सोचता हूँ, अच्छा ही हुआ कि मैं एक साहित्यकार की भांति प्रतिष्ठित होता। इसके पूर्व ही ओशो मिल गए और लिखने पढ़ने का सारा अहंकार उस महाशून्य में तिरोहित हो गया। वरना शायद मैं भी दूर दूर से निहारता और इतने बड़े सौभाग्य से चूक जाता। धन्यवाद।